रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अंजलि और गुनगुन सड़क किनारे भीख मांगती थी। जिसमें गुनगुन गूंगी थी, इसीलिए वो हारमोनियम बजाती थी और अंजलि अंधी थी, इसीलिए अंजलि की आवाज अच्छी होने के कारण उसकी आवाज सुनकर लोग उन्हें बहुत पैसे देते थे। दोनों ही बहुत सुंदर थी। उनकी आवाज और सुंदरता को देखकर लोग उनके दीवाने थे। दिन भर भीख मांगकर, एक दूसरे का हाथ पकड़कर जब वो अपनी रोज की जगह एक टूटे से खंडर में जाती हैं, तभी उन्हें रात का खाना नसीब होता है। रोज दोनों मुंह बोली बहनें भीख मांगने चली जाती हैं और सड़कों पर गाना गाती हैं। वो दोनों हमेशा ही साथ रहती थी और दोनों एक दूसरे की मदद भी किया करती थी। ऐसे ही एक दिन दो भाई हर्ष और करण अपनी कार से जा रहे थे और रेड लाइट पर रुकने के कारण उनकी नजर भीख मांगती अंजलि और गुनगुन पर जाती है, जिसके कारण उनको देखकर हर्ष बोलता है, देखियो यार, कितनी सुंदर सुंदर दोनों बहनें भीख मांग रही हैं। पता नहीं कैसे इनके माँ बाप इनको पैदा करके भीख मांगने के लिए छोड़ देते हैं। बताओ, जवान लड़कियों से भी भीख मंगवाते हैं। कैसा जमाना आ गया है। अरे वो छोड़ना, कितनी कमाल की लग रही हैं ये दोनों। यार मुझे बहुत तरस आता है ऐसे लोगों पर, देखा नहीं जाता मुझसे। अरे उसका गाना तो सुन, मेरा तो उसके ऊपर से नजर हटाने का ही जी नहीं कर रहा। अरे ग्रीन लाइट हो गई यार, उसे ही देखता रहेगा, लोग हॉर्न मार रहे हैं। ग्रीन लाइट हो जाती है। सभी अपनी अपनी गाड़ियां लेकर निकल जाते हैं। उस दिन भीख ना मिलने पर दोनों बहुत दुखी होती हैं। तभी आती जाती गाड़ियों की आवाज सुनकर अंजलि गाते हुए बोलती है, जाने वालों जरा मुड़ के देखो यहाँ, हम भी इंसान हैं तुम्हारी तरह। तभी गुनगुन रोने लगती है और अंजलि उसे चुप करवाते हुए बोलती है, तू डर रही है ना? अगर हमें आज भीख नहीं मिली तो वो खड़ूस हमें मारेगा और खाना भी नहीं देगा। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है, दुख तो अपना साथी है। तभी लोग गाना सुनकर वहाँ भीड़ लगा लेते हैं और उन्हें बहुत सारे पैसे देते हैं। भीख इकट्ठी करके दोनों बहनें हाथ पकड़कर अपने अपहरणकर्ता को पैसे दे देती हैं और आपस में बातें करते हुए बोलती हैं, हम कब इस बंधन से मुक्त होंगे? हमारी भी शादी होगी। नहीं, हमारे पास तो रहने की कोई जगह ही नहीं है। हम मजबूर हैं। एक बार इस बंधन से मुक्त हो जाए, फिर इस नर्क में दोबारा कभी पैर नहीं रखेंगे। गुनगुन अंजलि के हाथों पर हाथ रखकर उसको विश्वास दिलाती है कि हमारे भी दिन एक दिन बदलेंगे। रात गुजर जाती है और सुबह होते ही दोनों भीख मांगने चली जाती है। अंजलि गाना गा रही होती है। हर्ष और करण दोनों उनको रोज देखते थे। इस बार वो अपनी कार से उतरकर उनके पास जाते हैं। तभी अंजलि गाना गा रही होती है, चाहूंगी मैं तुझको साँझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे मैं आवाज न दूंगी, मैं आवाज न दूंगी। तुम्हारा नाम क्या है और तुम भीख क्यों मांग रही हो? इसका नाम गुनगुन है। ये बोल नहीं सकती और भीख मांगना हमारा पेशा नहीं, हमारी मजबूरी है। मुझे गुनगुन बहुत पसंद है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? अंजलि समझ जाती है कि गुनगुन अपनी अंधी बहन को अकेला नहीं छोड़ सकती। उसका ये प्यार देखकर अंजलि गुनगुन के गले लग जाती है। करण समझ जाता है दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकती और वो अंजलि से शादी करने को बोलता है। दोनों भाई उनको कुछ अच्छे कपड़े पहनाकर उनसे शादी करके उन्हें घर ले आते हैं। और ये सब देखकर करण और हर्ष की माँ शकुंतला अपने दोनों बेटों के साथ लड़कियों को देखकर बोलती है, ये क्या, तुमने शादी भी कर ली और मुझे बताया भी नहीं? इतना बड़ा फैसला अपनी माँ से पूछे बिना ही ले लिया। माँ, सब कुछ बहुत जल्दी में हुआ, मैं आपको सब बता दूंगा। अभी आप अपनी बहुओं का स्वागत करो। ठीक है, यहीं रुको, मैं आरती की थाली लेकर आती हूँ।
करण और हर्ष अपनी अपनी पत्नियों को लेकर घर में दाखिल होते हैं। शकुंतला आरती की थाली लिए चारों की आरती उतारती है, जिसके बाद सभी अपने कमरे में आराम करने चले जाते हैं। ऐसे ही दिन बीतते हैं और शकुंतला को ना चाहते हुए भी अपनी अंधी गूंगी बहुओं को अपनाना पड़ता है। ऐसे ही एक दिन शकुंतला अंजलि को बोलती है, बहू अब जरा मेरे लिए चाय बना दे। अभी लाई माँ जी। अंजलि जैसे तैसे रसोई तक पहुंचकर अपनी सास के लिए चाय बनाती है, लेकिन वो शक्कर की जगह नमक डाल रही होती है। तभी उसको दूर से देख रही गुनगुन बर्तन साफ करते हुए अपनी गूंगी आवाज में बोलती है, ये आया। लेकिन अंजलि उसकी बात पर ध्यान नहीं देती और चीनी की जगह नमक डाल लेती है और सास को चाय पकड़ाती है। शकुंतला चाय की एक घूंट पीती है और उसको थूकते हुए बोलती है, अरे अंधी है क्या? शक्कर की जगह नमक घोल लाई क्या? अरे ये तो सच में अंधी है, मैं तो भूल ही गई थी। अब जाकर दोनों बहनें गेहूं साफ कर लो, आटा खत्म हो चुका है। दोनों बहुओं को गेहूं साफ करने को बोलकर खुद दूध उबालने को रखकर वहीं खड़ी होकर अपना फोन देखने लगती है और दूसरी तरफ दोनों बहनें गेहूं साफ करने बैठ जाती है। अंजलि तो अंधी होने के कारण सिर्फ गेहूं में हाथ मार रही थी, बाकी सारा गेहूं तो गुनगुन ही साफ करती है। कुछ देर में गुनगुन पानी पीने के लिए रसोई में जाती है और देखती है कि दूध उबलकर ऊपर आ जाता है। वो रसोई में मौजूद शकुंतला को दूध की तरफ ध्यान देने को बोलती है, आई आया है। अरे वो क्या कर रही है? सही से बोल। अरे मैं ये भी भूल गई कि ये गूंगी है। इतनी देर में शकुंतला की नजर गैस पर पड़ती है तो वो देखती है कि सारा दूध बाहर आ गया है, जिसके कारण भी वो गुनगुन पर गुस्सा करते हुए बोलती है, ये क्या दूध निकल गया? तेरी जुबान पर ताला लग गया था, मुझे बता देती। दूध निकल रहा है, गूंगी है तो क्या हाथ पैर भी खराब है क्या? भाग के ही आ जाती। अब क्या बोल रही है? कुछ समझ नहीं आ रहा है। हे भगवान, मेरे बेटे हर्ष को भी एक गूंगी ही मिली थी क्या? गुनगुन वहाँ से चली जाती है और सारा गेहूं इकट्ठा कर वो रख देती है। शाम को शकुंतला धोने के लिए कपड़े लेकर आती है और अंजलि को बोलती है, अंजलि बहू इन कपड़ों को धो ले, लेकिन मेरे कपड़ों को ज्यादा रगड़ना नहीं है। तू तो अंधी है, धो पाएगी कपड़े? माँ जी, मुझे इतना अंदाजा तो हो ही गया है कि नल कहाँ है और बाल्टी कहाँ है। आप बस मुझे इनमें से कपड़े अलग अलग करके दे दो, कौन से रगड़ने हैं और कौन से नहीं। इससे अच्छा है खुद ना धो लूं। खैर दे देती हूँ, मेरा मन नहीं है काम करने का। शकुंतला उसको कपड़े अलग अलग हाथ में दे देती है ताकि वो फर्क पहचान सके। जिसके बाद अंजलि कपड़े धोने लगती है, लेकिन उसे ना दिखने की वजह से ये पता ही नहीं चल पाता कि कौन से कपड़े रगड़ने वाले थे और कौन से नहीं। इसीलिए उसके ना रगड़ने वाले कपड़ों को रगड़कर वो धो देती है, जिसके कारण कहीं कहीं से उसकी सास के कपड़े फट जाते हैं। अंजलि सारे कपड़े धोकर सुखा देती है। अगले दिन शकुंतला अपने कपड़ों को जब देखती है तो वो गुस्से से बोलती है, अरे ये क्या कर दिया तूने? तुझे मना करके गई थी मेरे कपड़े रगड़ने नहीं है। अलग अलग भी कर दिए थे, लेकिन तुझे अंधी को तो अपना अंधा दिमाग ही चलाना था। पता नहीं कैसी बहुएं पल्ले पड़ी है, तुझे दिखाई नहीं देता और उससे बोला नहीं जाता। मुझे नहीं चाहिए ऐसी बहुएं, निकलो दोनों इस घर से। माँ जी सुनिए तो, हमें इस घर से मत निकालिए, हम उस जिंदगी में वापस नहीं जाना चाहते। शकुंतला दोनों बहुओं को धक्के मारकर घर से बाहर कर देती है। शाम तक दोनों घर के बाहर ही आंगन में बैठी रहती हैं। रात होने पर दोनों के पति घर आते हैं। तभी करण अंजलि से बोलता है, क्या हुआ, तुम दोनों बाहर क्यों बैठी हो? वो माँ जी ने हमें घर से निकाल दिया। लेकिन कोई तो वजह होगी, ऐसा क्यों करा माँ ने? गुनगुन गूंगी है और मैं अंधी। माँ जी दोनों को अलग अलग काम देती है। काम ठीक से ना कर पाने पर माँ जी ने हमें घर से निकाल दिया। तभी हर्ष और करण अपनी अपनी पत्नी को अंदर ले जाते हैं और अपनी माँ को बुलाते हैं। माँ, माँ, माँ कहाँ हो?
क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो इतना? और ये दोनों अंदर कैसे आई? इन अंधी गूंगी को तो मैंने अपने घर से बाहर निकाल दिया था। लेकिन इनकी गलती क्या है? आप ऐसे क्यों बोल रही हो? इन दोनों बहनों को क्यों निकाल रही हो? अरे इन अंधी गूंगी को मैं नहीं संभाल पाऊंगी। तुम दोनों जाती हो या नहीं? निकलो यहाँ से। हमें मत निकालिए माँ जी, हम जन्म से ही अंधी गूंगी नहीं है माँ जी। बचपन में हमारा अपहरण हो गया था, जिसके बाद इसे गूंगी और मुझे अंधी बना दिया गया। हम सगी बहनें भी नहीं थे, हम दोनों बचपन से ही साथ भीख मांगते आए हैं। माँ जी, मेरी अच्छी आवाज की वजह से लोग हमें ज्यादा पैसे देते थे और हम दोनों साथ साथ रहते थे। इस वजह से हमारा प्यार भी बढ़ गया और हम सगी बहनों की तरह रहने लगे। हमें क्या पता था कि परिवार क्या होता है। हमें कोई काम नहीं आता माँ जी, हमें माफ कर दीजिए। हमारा कोई घर नहीं है। हम दोनों आपके घर को अच्छी तरह संभालेंगे, पर हमें घर से मत निकालिए। शकुंतला की आंखों में आंसू आ जाते हैं जब उसको पता चलता है कि इन दोनों ने इतना कुछ सहा है। तुमने इतना कुछ सहा, मुझे माफ कर दो बहू, मैं तुम दोनों को समझ नहीं पाई। नहीं माँ जी, कोई बात नहीं। बस आप कभी हमें अपने से दूर मत करना, आप ही हमारी माँ हो। तुम दोनों जैसी भी हो मेरी बहुएं हो। मेरी दोनों बहुएं हीरा है, हीरा। शकुंतला ये बात सुनकर दोनों बहुओं को माफ कर देती है और गुनगुन और अंजलि दोनों मिलकर पूरे घर को अच्छे से संभालती हैं और अपनी सास को माँ जैसा प्यार देती हैं। शकुंतला भी अपनी अंधी और गूंगी बहुओं को समझ जाती है। रोहित अपनी बीवी नैना को बाइक पर बिठाकर घर ला रहा होता है कि तभी वो बाइक को साइड में रोककर अपनी बीवी से बोलता है, मैं तुम्हारे लिए गाना गाऊं? दाओ ना, मेरा फेवरेट दाना दाना, ठीक है? ठीक है। नैनो की जो बात नैना जाने हैं, सपनों के राज तो नैना जाने हैं। दिल की बातें दिल। बत लाने दो, जब तक आप गाने थी एक लाइन खत्म कर लेंगे ना तब तक तुम दल बहुत देंगे। तुम बोलना क्या चाहती हो? तुम हो ही अतले, ताने थी तो बात है। और तुम भी तो तोतली हो। अगर छोटे पे ही चिड़िया का झूठा पानी पिया होता तो आज तोतली न होती। चलो, मैंने तो तिलिया का दूधा पानी नहीं पिया, पर तुम बताओ ना, तुम्हारी गाड़ी इतना रुक रुक करके चलती है। नैना की ये बात सुनकर रोहित को गुस्सा आ जाता है और वो एक बार फिर से अपनी बाइक को स्टार्ट करके उसे घर ले जाता है। उसे ऐसे गुस्से में देखकर नैना की सास किरण उससे बोलती है, करमजली, अब तूने ऐसा क्या कर दिया जो मेरा बच्चा गुस्से में है? मैंने कुछ नहीं बोला, इन्होंने इतने अच्छे गाने की दद्दियाँ उड़ा दी। मैंने तो बस इनको दाना दाने से मना दिया था। इतना बोलकर नैना मुंह बनाकर घर के पास वाले गार्डन में जाकर बैठ जाती है कि तभी कुछ गुंडे वहां आकर उसे कंबल में लपेटकर अपने साथ एक खंडर में ले जाते हैं, जहां वो उसके हाथ पैर बांधकर उसे बिठा देते हैं। उसमें से एक गुंडा उसकी आंखों की पट्टी खोल देता है और फिर गुंडे को देखते ही नैना उससे बोलती है, अले तुम तो गुंडे नहीं गुंदी हो, गुंदी। हाँ, हम दुंदे नहीं दुंदी है, दुंदी। और मेरा नाम है तोता और ये है दुंदी डॉन, इनका नाम है तोयल। मैं तोती गुंदी हूँ, क्या समझी? अत्था इंडिया अपुन से दलता है क्योंकि अपुन का नाम तोयल है, तोयल। अरे वाह, पूरा शहर दलता है तुमसे। फिर तो मेरे तातू माँ और मेरे पति भी दलेंगे तुमसे। बढ़िया है, चलो जल्दी से उन दोनों तो भी यहाँ बुला लो। तुम्हारा नाम तोता है और तुम्हारा नाम कोयल है, तो तुम दोनों तोतले हो मेरी तरह। तुम्हारी आवाज तो मीठी मीठी होनी चाहिए थी ना। ए तुप्तर, दादा तबार दबार नहीं तलना, थमदी तलब जल्दी दे नंबर दे पे पति था। नैना खुशी खुशी उन गुंडियों को रोहित का नंबर दे देती है। गुंडी तुरंत रोहित को फोन करके उससे बोलती है, हेलो तियाने, अपनी बीबी ते प्यार तलता है ना, तो जल्दी ते ठंडाले वाले ठंडल में आदा, नहीं तो तेली बीबी ते नाम ते आदे
लगेगा स्वर्गवासी। क्या थमदा? दीदी उसको अपने पास ही रख लो और आप चाहो तो उसके नाम के आगे तो क्या उसके नाम के पीछे भी स्वर्गवासी लगा देना। बहुत तंग करती है वो मुझे। रोहित की बातें सुनकर गुंडी डॉन अपने हाथों में फोन ले लेती है और उससे कहती है, क्यों बे, तेरे को तेरी बीबी ते प्यार नहीं, पर माँ ते तो है। माँ से तो बहुत प्यार है। ठीक है, अगर तू कल तीत लात नहीं लेकर आया ना तो तेरी माँ को मैं उतवा लूंगी, समझा? और ये कहता पति है तेरा जो तुझसे प्यार भी नहीं करता। अपनी माँ का नाम सुनते ही रोहित डर जाता है और अगले ही दिन पैसों का इंतजाम करके अपनी माँ के साथ खंडाला वाले खंडर में पहुँच जाता है और फिर बोलता है, पहले मेरी बीवी माँ को मुझे सौंपो, तभी पैसे दूंगा। हमने तेरी बीवी तो पतला है, तेरी माँ तेरे पीते है। चल बैठ दे। अरे पहले मेरी बहू तो दे। ए बुलिया, तू हमारे सामने त्यानी बनेगी? अब भी यही तेरा भेदा तोड़ दूंगी मैं, समझी? अरे आप तब तो गलत प्रेमी होली है, मैं तो बचपन से ही तोतली हूँ और अतली भी। अले अले मेरा तानदान ही तोतला है, इसलिए मैंने बहू भी तोतली ढूंढी है। पर तेरा बेटा तो तोतला नहीं है। वो तो मैं मायते वाले तानदान की बात कर रही हूँ, ये तो मेरा ततुलाल का है। अरे मेरा हाथ बहुत दर्द कर रहा है, प्लीज मेरा हाथ तोड़ दो ना। ए, तू अपना ये फिल्मी नाटक ना बंद कर और तू उनको उनकी बहू दे और उनसे बैग ले। गुंडी बिल्कुल ऐसा ही करती है और पैसों का बैग लेकर नैना को उनके हवाले कर देती है। नैना, रोहित और उसकी सास वहाँ से जाने लगते हैं कि तभी नैना उनके पास आकर बोलती है, अले तू गुंदी बने दी तोमर, हमें ऐसे ही दाने दे लिया। अरे कम से कम एक बार पैसे तो तय कर ले। इतना बोलकर नैना एक बार फिर से अपनी सास और अपने पति के साथ जाने लगती है कि तभी तोता और कोयल पैसों का बैग खोल कर देखते हैं जिसमें पैसों के बदले ब्लैंक पेपर्स रखे होते हैं। ये देखते ही कोयल उनको रोकने के लिए बोलती है तो तोता तुरंत उनके आगे बंदूक लेकर खड़ी हो जाती है, जिसे देखकर नैना खुशी से बोलती है, एक गुंदी दोन, इस गुंदी तक को तीक ले, देख ले इसने कितने एक्शन से रोका है हमें। नैना, ये क्या कर रही हो? चुप करो आप दोनों तो बैठे भी मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करते और आप दोनों से अति तो ये गुंदिया है। मादी, आप तो पता भी है इन्होंने मुझे टमोटा और चाउमीन भी खिलाए और मेरा फेवरेट गाना भी गाया। अले तो तुप्तल दुंदी तोयल, एक लात बहुत कम होते हैं पैसा जमा करने के लिए, लात को बैंक बंद होता है ना। और आपको तो पता है ना कि बैंक का प्रोसेस कितना लंबा होता है। रोहित की बातें सुनकर तोता उन्हें 3 दिन का टाइम देकर जाने की इजाजत दे देती है, जिस पर एक बार फिर से नैना अपने सर पर हाथ रखकर नीचे बैठ जाती है और उनसे कहती है, ता गुंदी, तुम भी आती हो? अरे अगर तुम दोनों हम तीनों तो दाने दोगी तो क्या गारंटी है कि मेरा पति पैसे लेके वापस आ जाएगा? बोलो बोलो। बॉस, ये सही बोल रही है। तो एक काम तलो, इत बुलिया और इसकी बीबी को यहीं पे रख लो और इस लड़के को दाने दो पैसों का इंतजाम करने के लिए। कोयल, तोता, मेरी माँ को छोड़ दो, उनके बदले मुझे रख लो। नहीं तोता, अगर तुमने इनमें से किसी को भी याद रखा ना तो मैं तली दाऊंगी। अले वाह, तू यहाँ लेते तले अल मैं अपने बेटे ते तात मिलते पैसे का इंतजाम करूँ। तोता, तू हम माँ बेटे तो लत ले अल पैसे का इंतजाम ये तले दी। उन तीनों को आपस में एक दूसरे से लड़ता देखकर तोता उनके आगे हार मान जाती है और वो तीनों को छोड़ देती है। दोनों सास बहू बाहर आकर भी कार की फ्रंट सीट पर बैठने के लिए लड़ने लगती है, पर गंदी सीट देखकर नैना अपनी सास को बैठने देती है। किरण के बैठते ही नैना उससे कहती है, अले तातुमा, सीट ताप कर लो, ताप। क्या ताप? अले ताए ताप। मैं बोल रही थी सीट साफ कर लो, साफ। अब तो साफ हो गई, अब तो मैं ही बैठूंगी।
हाँ तो आप तोतली ते बेदा। इतना बोलकर नैना तुरंत कार की फ्रंट सीट पर बैठ जाती है और किरण ना चाहते हुए भी पीछे बैठती है और उन दोनों सास बहू को लड़ाई फिर से शुरू हो जाती है और इस तरह एक साथ लड़ते झगड़ते वो लोग खुशी खुशी फिर से रहने लगते हैं। शर्लिन और मोहित दोनों पति पत्नी थे। जहाँ एक तरफ शर्लिन को बहुत ही ज्यादा तेज बोलने की आदत थी तो वहीं मोहित इस बात से काफी परेशान रहा करता था, जिसके कारण अक्सर ही शर्लिन की बातें लोगों को समझ नहीं आती थी। ऐसे ही एक सुबह शर्लिन मोहित के ऑफिस का खाना बना रही थी कि तभी मोहित उसे आवाज देते हुए बोलता है, शर्लिन यार मेरा रुमाल नहीं मिल रहा है, जल्दी से दे दो ना। शर्लिन कमरे में रुमाल देने के लिए आती है तो दोनों आपस में टकरा जाते हैं, जिस पर मोहित उससे बोलता है, प्रॉब्लम तुम्हारी है, तुम देखती कहीं हो और चलती कहीं हो। यू नो व्हाट, तुम एक चलता फिरता डिजास्टर हो। वाह वाह वाह, जितनी मम्मियाँ ना दाल में से कंकड़ नहीं निकालती उससे ज्यादा तो तुम मेरी कमियां निकाल देते हो। वो मैं तुम्हारे लिए दवाई लेकर आता हूँ। कोई जरूरत नहीं है मुझे, मैं आपकी तरह नहीं हूँ। सर दर्द होगा तो दवाई खा ली, हाथ दर्द होगा तो दवाई खा ली, कमर दर्द होगा तो दवाई खा ली। अरे जिंदगी के दवाइयों के भरोसे चल रही है हमारी। वो मैं कुछ भी बोलती हो तुम। हो गई ना बोलती बंद आपकी। एक्चुअली क्या है ना, तुम्हारा मूड पता करने के लिए ना लाइट्स होनी चाहिए, जैसे ट्रैफिक सिग्नल पर होती हैं। लाल मतलब डेंजर, पीली मतलब ओके ओके, हरी मतलब सेफ। कम से कम पता तो चल जाएगा कि श्रीमती शर्लिन शर्मा का मूड कैसा है। अब आपको लेट नहीं हो रहा होगा, है ना? मोहित तैयार हो जाता है और शर्लिन उसका लंच उसे दे देती है। कुछ ही देर के बाद वो घर का सारा काम कर रही होती है कि तभी उसकी सास रेखा बोलती है, अरे बहू सब सही से दे दिया था ना उसे उसका सामान। हाँ माँ जी, आपके प्यारे बेटे का सारा सामान रख दिया है। उन्हें तो खुद कुछ याद नहीं रहता, पता नहीं कौन से प्लेन में सवार रहते हैं। सुबह जल्दी उठते नहीं है, बाद में मेरे नाम पे बिल फाड़ते रहते हैं। शर्लिन ये नहीं मिल रहा, शर्लिन वो नहीं मिल रहा। भला शर्लिन तो एक ही है ना, वो कितनी जगह चली जाएगी। अरे बहू बस वो तूफान की तरह हड़बड़ हड़बड़ में रहता है और एक तू तूफान एक्सप्रेस की तरह बोलती है, जो कि मेरे पल्ले ही नहीं पड़ता। अब आप ही समझा लो अपने बेटे को, मैं तो कह के थक गई हूँ, मेरी तो एक नहीं सुनता ये। अच्छा चल शांत हो जा अब तू और मेरे साथ माला पिरो दे, उसके बाद पूजा करेंगे। कुछ देर के बाद दोनों सास बहू मिलकर माला पिरोती हैं। शर्लिन अपना घर का काम खत्म कर लेती है और शाम को जब शर्लिन छत से नीचे सीढ़ियों से आ रही होती है कि तभी उसका पाँव मुड़ जाता है और वो गिरने से तो बच जाती है, लेकिन उसकी चप्पल टूट जाती है। तभी वो बोलती है, अरे हद हो गई है, मेरा कोई काम ठीक से होगा या नहीं? अरे जो होता है सब कुछ उल्टा होता रहता है। कभी चप्पल टूट जाती है, कभी मैं लेट हो जाती हूँ, कभी माँ जी सुना देती है, कभी ये सुना देते हैं। ओफो। चप्पल टूटने के बाद वो रेखा के पास जाती है और उसकी चप्पल पहनकर मार्केट चली जाती है, जहाँ वो एक शॉप में जाकर बोलती है, भैया जी मुझे कोई अच्छी सी डिजाइनर चप्पल दिखाइए। जी मैडम अभी दिखाता हूँ। ये देखिए मैडम, बिल्कुल लेटेस्ट आई है और घर में पहनने के लिए बिल्कुल कंफर्टेबल है। मुझे ये कलर पसंद नहीं है, कोई दूसरी वाली दिखा दो। ये लीजिए मैडम, इनमें से आपको जरूर पसंद आएगी। ये हुई ना बात, कितनी मस्त है। कितने की है? मैडम एकदम सस्ता रेट, 800 रुपए की है। ओहो भैया जी, आप तो कमाल ही करते हो। अरे चप्पल बेच रहे हो या सोना बेच रहे हो? अरे थोड़ा कम दाम लगाओ, 800 रुपए तो बहुत ज्यादा है। मैं नहीं दूंगी 800 रुपए, 200 रुपए दूंगी। बोलो देनी है तो दो। अरे मैडम हमारा प्रॉफिट तो कट जाएगा, और जरा धीरे धीरे बोलो, कुछ समझ ही नहीं आता, आधी बात तो कट जाती है आपकी। देखिए भैया जी, लास्ट प्राइस फिक्स हो गया। मैं 250 रुपए से एक भी रुपया फालतू नहीं दूंगी आपको। पैक कर दो बस। ले जाओ आप इतने, और आगे से जरा धीरे बोलना, ऐसा बोलोगी तो किसी को कुछ समझ नहीं आएगा। अपनी चप्पल लेकर शर्लिन खुशी से बैग को घुमाते हुए जा रही थी कि इतने में उसके हाथ में से बैग फिसलकर उसके पति मोहित के सर पर गिरता है, जो अपनी बाइक से घर वापस लौट रहा था। ओफो, यहाँ भी कोई कांड हो गया। ये भगवान, भरे बाजार में भी चैन नहीं है। शर्लिन उस चप्पल को उठाती है कि तभी उसे मोहित की आवाज सुनाई देती है। तुम क्या करती रहती हो सड़क पर भी? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मोहित जी है यहाँ? पीछे मुड़कर देखो, मैं ही हूँ। और ऐसे बच्चों की तरह क्या करती रहती हो? तुम्हारी ये बेकार सी चप्पल मेरे सर पर आकर गिरी है। ओहो देखो, मेरी चप्पल के बारे में कुछ भी बोलने की ना कोई जरूरत नहीं है। और मैंने तो आपसे बिल्कुल भी नहीं कहा था कि जब मैं चप्पल उड़ाऊं ना तो आप उसके सामने आ जाना। हाँ, नहीं तो आपको तो बस एक मौका चाहिए होता है मुझे सुनाने का। हे भगवान, मैंने कैसी लड़की से शादी कर ली? पहले मैं इसके आगे पीछे नाचता था, अब ये मेरे सर पर नाचती है। कुछ कहा तुमने? अरे मेरी माँ, बाइक पर बैठो और घर चलो। पता नहीं कैसी स्पीड में बातें करती है, आधी बातें तो मेरे सर के ऊपर से चली जाती हैं।
इस तरह वो दोनों घर पहुंच जाते हैं। कुछ ही देर के बाद सभी साथ में बैठकर खाना खा लेते हैं और शर्लिन किचन में से निकल रही होती है कि सामने से हाथ में खाली गिलास लिए मोहित आ जाता है और एक बार फिर से उन दोनों की टक्कर हो जाती है, जिस पर मोहित उसे संभालते हुए कहता है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? ऐसे एकदम से सामने से आकर टकराती रहती हो। अरे तो क्या करूं? 2 नौकरों को भेजो क्या अपने आने से पहले, जो मेरे आने की चेतावनी दे और फिर मैं राजा महाराजा की तरह तुम्हारे सामने हूँ? अरे मैं क्या कोई चलती फिरती फिल्म हूँ जो आने से पहले कोई ट्रेलर दिखाऊं तुम्हें? तुम ना सच में पागल हो। इसी तरह लड़ते भिड़ते दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं। कुछ समय के बाद वो दोनों एक दूसरे से बोलते हैं, सॉरी। हम कितना लड़ते हैं। हाँ मोहित जी, अब से हम ज्यादा नहीं लड़ा करेंगे। हाँ शर्लिन, अब हम प्यार से रहेंगे। ऐसा करो, फ्रिज में से आइसक्रीम ले आओ, हम दोनों साथ मिलकर खाएंगे। मैं क्यों लाऊं? तुम लाओ जाकर, तुम्हें नहीं खानी? अरे जान, हम दोनों मिलकर खाएंगे ना, तुम बस लेकर आओ। पागल समझा है क्या? अरे अपनी तड़ी बाजी कहीं और जाकर दिखाना, मुझे सब पता है। आइसक्रीम के बहाने तुम फिर से मुझसे काम कराओगे और सारी आइसक्रीम को डूब जाओगे। हे भगवान, इस लड़की का क्या होगा? प्यार वाला मोमेंट बनाने के लिए सोचा थोड़ा खुश हो जाएगी, आइसक्रीम एंजॉय करेंगे, पर नहीं, ऊपर से बोलती इतना फास्ट है कि कुछ चीजें समझ ही नहीं आती। अगले दिन सुबह जब शर्लिन उठती है तभी उसकी सास उसे दरवाजे पर खटखटाते हुए कहती है, अरे बहुरिया, जरा जल्दी नीचे आ जा, आरती के लिए लेट हो रहा है। अरे मौजी, बस 10 मिनट में आ रही हूँ। ये क्या हो रहा है? मुझसे बोला क्यों नहीं जा रहा? शर्लिन तैयार होकर नीचे आ जाती है, जहाँ दोनों सास बहू मिलकर पूजा करती है और कुछ ही देर के बाद शर्लिन मोहित को प्रसाद देती है, साथ ही उसे ऑफिस भी भेज देती है। तभी रेखा उससे पूछती है, अरे बहू, आज तूने खाने में क्या बनाया है? वो मौजी, मैंने करी चावल और रोटी बनाई है। अरे वाह बहू, आज तेरी गाड़ी चल क्यों नहीं रही है? बड़ी सिसक के धीरे धीरे बोल रही है। मौजी, मुझसे बोला नहीं जा रहा है, मेरे मुंह में दर्द भी हो रहा है, चीज तो बहुत ज्यादा लग रही है। लगता है तेरे मुंह में छाले हो गए हैं, तभी ये हाल है तेरा। कैसे हो गए मौजी? ये पेट की गर्मी से हो गया होगा शायद। एक काम कर, तू थोड़ी मिर्च खा ले और जीभ पर लाल मिर्च रख ले, इससे आराम हो जाएगा। ये पागल है क्या? यहाँ मुझसे बोला नहीं जा रहा, मुझे डॉक्टर के पास ले जाइए आप। अच्छा है, इससे तेरी सुपर फास्ट जुबान को थोड़ा तो आराम मिलेगा। शर्लिन डॉक्टर के पास से दवाई ले आती है। शाम को जब उसका पति वापस आता है तो शर्लिन को ऐसा बोलता हुआ देखकर वो हैरान हो जाता है। 1 हफ्ता यूं ही बीत जाता है। शर्लिन के छाले बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और वो फिर से फास्ट बोलना शुरू कर देती है, जिसे देखकर मोहित उससे कहता है, ओहो, तुम इतना फास्ट क्यों बोलती हो? पहले कितना अच्छा लग रहा था जब तुम धीरे धीरे बोल रही थी। हाँ, तुम्हें तो मजा आ रहा होगा, मेरे छाले जो हो गए थे। ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस ये कह रहा हूँ कि हमारी तरह धीरे बोला करो, पूरी तूफान एक्सप्रेस बनी रहती हो। ठीक है, तो फिर अब से मैं धीरे धीरे बोलूंगी। अरे यार, अब इतना धीरे भी मत बोलो कि सामने वाला 2 मिनट तक तुम्हारी बातें सुनने के लिए खड़ा रहे। अरे आपको तो रास ही नहीं आता, मैं धीरे बोलूं या तेज बोलूं? धीरे बोलती हूँ तो धीरे धीरे बोल रही हूँ, तेज बोलती हूँ तो तेज तेज बोल रही हूँ। अरे मुझे बता क्यों नहीं देते मैं किस स्पीड में बोलूं? हाँ नहीं तो। शर्लिन कोशिश करती है धीरे बोलने की, लेकिन बात करते करते वो अपने पहले जैसे फास्ट बोलने के ही टोन में आ जाती थी, खास करके जब वो मोहित से बहस किया करती थी। इसी के साथ उन दोनों का ये नोकझोंक का और प्यार का सिलसिला चलता ही रहता है और धीरे धीरे शर्लिन अपने फास्ट बोलने की आदत को कंट्रोल करना भी शुरू कर देती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये फास्ट बोलने वाली बहू की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू? अगर हाँ, तो उन्हें ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।